वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर। टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे हम क्रॉलिंग। क्रॉलिंग क्या होता है? तो थ्री फेस इंडक्शन मोटर में क्रॉलिंग क्या होता है और किसकी वजह से होता है ये देखेंगे। क्योंकि जितने भी थ्री फेस इंडक्शन मोटर है उनमें क्रॉलिंग होता है। तो ये क्रॉलिंग क्या सब, ये शब्द जो है, ये इसकी मीनिंग क्या होती है और ये किस वजह से क्रॉलिंग जो है थ्री फेस इंडक्शन मोटर में होता है। तो थ्री फेस इंडक्शन मोटर जितने भी होंगी उसमें क्रॉलिंग होती है। तो ये क्रॉलिंग क्या है दोस्तों, इसके बारे में जानेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं हम, क्रॉलिंग क्या होती है। दोस्तों, क्रॉलिंग क्या होती है? ये क्रॉलिंग सेवंथ हार्मोनिक्स जो होते हैं, जो डिस्टॉर्शन होते हैं, जो प्रतिबाधाएं होती है उसके कारण, या आप ये बोल सकते हैं क्रॉलिंग की घटना ऐसी घटना होती है जिसमें जो थ्री फेस इंडक्शन मोटर का जो रोटर है वो ऑसिलेशन करने लगता है। तो वो ऑसिलेशन की जो है वो स्पीड को किस तरीके से मेंटेन की जाती है उसे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि क्रॉलिंग क्या होती है। तो दोस्तों, थ्री फेस इंडक्शन मोटर में स्टेटर पार्ट और रोटर पार्ट दोनों होते हैं। तो दोनों पार्ट पे कहीं ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट तो जरूर होगा, और जिसकी वजह से थ्री फेस इंडक्शन मोटर में कहीं ना कहीं थ्री फेस वाइंडिंग के कारण कोई ना कोई डिस्टॉर्शन जरूर होगा। तो इसी डिस्टॉर्शन को दूर करने के लिए वहां पर एक ऐसा डिस्टॉर्शन पैदा होता है जिसे हम क्रॉलिंग कहते हैं। और ये क्रॉलिंग क्या है? एक प्रकार की सेवंथ हार्मोनिक्स है। तो जो हार्मोनिक्स है, इसी हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करने के लिए हम फिर एक ऐसा अरेंजमेंट करते हैं जिसके माध्यम से ये क्रॉलिंग की जो प्रोसेस है ये दूर हो जाए, या जो इफेक्ट पैदा हो रहा है क्रॉलिंग के कारण रोटर पार्ट में, इसको हम दूर करेंगे। तो बेसिकली दोस्तों, क्रॉलिंग क्या है? क्रॉलिंग है NS/7। तो ये सेवन क्या है दोस्तों? हार्मोनिक्स है। तो सेवन हार्मोनिक्स के कारण सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसी मैग्नेटिक फील्ड में सेवंथ हार्मोनिक्स के कारण, ये सेवंथ हार्मोनिक्स के कारण ही दोस्तों यहाँ पर क्रॉलिंग का इफेक्ट होता है। तो थ्री फेस स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में, थ्री फेस इंडक्शन मोटर में क्रॉलिंग की क्रिया होती है, क्रॉलिंग का इफेक्ट होता है। और ये ऐसा इफेक्ट है दोस्तों जो सेवंथ हार्मोनिक्स के कारण होता है। तो इसी के कारण हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें सेवंथ हार्मोनिक्स को दूर करने के लिए क्या क्या किया जाता है। तो मोटर अपने 1/7 स्पीड पर क्या करती है, यहाँ पर रन करती है। तो 1/7 की स्पीड में जब थ्री फेस इंडक्शन मोटर रन करेगी, तो रनिंग कंडीशन में यहाँ पर क्रॉलिंग उत्पन्न होती है। तो इसी क्रॉलिंग को हम दूर करते हैं दोस्तों। तो ये उत्पन्न होता है सेवंथ हार्मोनिक्स के कारण। क्रॉलिंग किसके कारण उत्पन्न होता है दोस्तों? यह सेवंथ हार्मोनिक्स के कारण उत्पन्न होता है क्रॉलिंग। तो एक ऐसी हाई फ्रीक्वेंसी वेव होती है जिसके कारण हार्मोनिक्स उत्पन्न होते हैं। क्योंकि हमें मालूम है थ्री फेस इंडक्शन मोटर में रोटर पार्ट और स्टेटर पार्ट होता था। ये स्टेटर पार्ट हो गया दोस्तों, अंदर वाला रोटर पार्ट हो गया। तो यहाँ पर भी स्टेटर पार्ट में भी वाइंडिंग होती है और रोटर पार्ट में भी वाइंडिंग होती है। तो स्टेटर पार्ट का जो अकॉर्डिंग टू फेराडेस म्यूचुअल इंडक्शन के कारण, फेराडेस अन्योन प्रेरण के कारण जैसे ट्रांसफार्मर में क्रिया होती है, सेम इसका वर्किंग प्रिंसिपल थ्री फेस इंडक्शन मोटर का भी होता है दोस्तों। तो इसमें भी यही चीज होती है कि यदि स्टेटर वाइंडिंग में पावर डेवलप हो रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो रहा है, तो वो रोटर पार्ट में भी मैग्नेटिक फ्लक्स को क्रिएट करता है दोस्तों। तो यहाँ पर भी रोटर पार्ट में जो वाइंडिंग होगी वही यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी वेव उत्पन्न करती है। मतलब एक ऐसी हाई फ्रीक्वेंसी वेव है, तरंग है हार्मोनिक्स, जिसके कारण क्रॉलिंग इफेक्ट होता है थ्री फेस इंडक्शन मोटर में दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, कई बार थ्री फेस इंडक्शन मोटर को सप्लाई देने पर वह अपने सिंक्रोनस स्पीड से 1/7 मतलब 1/7 वे स्पीड में चलती है। जो सिंक्रोनस स्पीड है एनएस से थोड़ी कम हो जाती है दोस्तों, कभी कई कई बार। तो कई बार थ्री फेस इंडक्शन मोटर जो है अपनी सप्लाई, जब उसको सप्लाई फ्रिक्वेंसी सप्लाई देते हैं, थ्री फेस सप्लाई देंगे आप, तो वह क्या होगी, सिंक्रोनस स्पीड जो एनएस है उसके 1/7 में स्पीड में चलती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं दोस्तों? हम क्रॉलिंग कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो स्पीड है वो स्पीड कम हो गई, अर्थात जो सिंक्रोनस स्पीड है थ्री फेस इंडक्शन मोटर की, जो स्पीड है उसको हम यहाँ पर कम कर दिया गया। तो ये स्पीड कम होने के कारण यहाँ पर क्रॉलिंग इफेक्ट पैदा होता है दोस्तों। और ये क्रॉलिंग इफेक्ट के कारण ही फिर वन जो सेवंथ हार्मोनिक्स के कारण जो क्रॉलिंग इफेक्ट हो रहा है, इसी इफेक्ट को फिर दूर किया जाता है। तो यदि आपको बेसिक चीजों में समझना है क्रॉलिंग क्या होता है, तो यही है कि
सिंक्रोनस मोटर अपनी सिंक्रोनस स्पीड के 1/7 में स्पीड में जब भी चलेगी तो ये जो घटना होगी वो क्रॉलिंग कहलाएगी। मतलब सिंक्रोनस स्पीड पर न चलती हुई वो कैसी स्पीड में चलेगी, 1/7 स्पीड में, अपनी सिंक्रोनस स्पीड के 1/7 स्पीड में चलेगी दोस्तों। तो ये जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है, इसमें इस घटना को हम क्रॉलिंग कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो क्रॉलिंग की जो घटना होती है, ये क्रॉलिंग की घटना 7th हार्मोनिक्स के कारण होती है दोस्तों। क्रॉलिंग की जो घटना है ये 7th हार्मोनिक्स के कारण होती है। और ये 7th हार्मोनिक्स क्या है दोस्तों, ये एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव है। 7th हार्मोनिक्स हाई फ्रीक्वेंसी वेव है दोस्तों। और यही हार्मोनिक्स जो है हाई फ्रीक्वेंसी वेव के कारण ही यहाँ पर क्रॉलिंग जो इफेक्ट पैदा हुआ है, ये 7th हार्मोनिक्स के कारण ही होती है दोस्तों। तो यदि सरल शब्दों में आपको मैं बताऊं तो क्रॉलिंग एक ऐसी घटना है जिसमें सिंक्रोनस स्पीड पर इंडक्शन मोटर न चलती हुई है अपने सिंक्रोनस स्पीड के 1/7 स्पीड पर चले, तो यहाँ पर जो घटना उत्पन्न होगी वो क्रॉलिंग होगी दोस्तों। तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्रॉलिंग को समाप्त करना, यदि हमें क्रॉलिंग को, इस क्रॉलिंग इफेक्ट को हमें दूर करना है, समाप्त करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसी क्रॉलिंग इफेक्ट को दूर करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, क्रॉलिंग की घटना 7th हार्मोनिक्स के कारण होती है, क्लियर है। क्रॉलिंग को समाप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, क्रॉलिंग को समाप्त करने के लिए यहाँ पर हमें शॉर्ट पिच वाइंडिंग, शॉर्ट पिच वाइंडिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। शॉर्ट पिच वाइंडिंग और स्क्यूड मेथड, जो तिरछा जो पिच होती है, या ये बोल सकते हैं स्लॉट जो होते हैं, स्लॉट को जो तिरछा रखा जाता है, तो ये शॉर्ट को तिरछा इसलिए रखा जाता है स्लॉट को, ताकि हम क्रॉलिंग को दूर कर सके। तो यहाँ पर क्रॉलिंग को दूर करने के लिए दो मेथड का यूज किया जाता है। क्रॉलिंग को समाप्त करने के लिए दो मेथड यूज करते हैं दोस्तों। और दो मेथड कौन सी है, एक तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग करेंगे हम, लॉन्ग पिच नहीं करेंगे, शॉर्ट पिच वाइंडिंग करेंगे। अर्थात कि जो रोटर में वाइंडिंग जो की जाएगी वो वाइंडिंग कौन सी होंगी दोस्तों, वो शॉर्ट पिच वाइंडिंग होगी। हम जो वाइंडिंग करेंगे वो छोटी करेंगे, शॉर्ट करेंगे, लंबी वाइंडिंग नहीं करेंगे दोस्तों। तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग यदि हम करें तो यहाँ पर हम क्रॉलिंग की घटना को दूर कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड मेथड यह है कि जो स्लॉट है उसको स्क्यूड करेंगे, मतलब कि स्क्यूड मतलब होता है तिरछा दोस्तों। स्लॉट को तिरछा करेंगे, और तिरछा करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, क्रॉलिंग की घटना समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर मोटर जो निर्धारित स्पीड है, निर्धारित स्पीड से 10 से 15% तक चलती है। इसमें मोटर की स्पीड जो है वो 10 से 15%, 10% से 15% तक एक निर्धारित स्पीड में मोटर रोटेट करती है। तो ये तो हुआ क्रॉलिंग दोस्तों। अब यदि एक लाइन में यदि आपको क्रॉलिंग के बारे में परिभाषा पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप ये बताएंगे कि यदि कोई 3 फेज इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस स्पीड के 1/7 भाग की स्पीड में यदि चले, कोई 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये कोई 3 फेज इंडक्शन मोटर है दोस्तों, ये सिंक्रोनस स्पीड के जो एनएस है ये सिंक्रोनस स्पीड है दोस्तों। तो वह अपने सप्लाई देते हैं उसको हम, तो वो अपने सिंक्रोनस स्पीड के 1/7वें स्पीड में चलती है, 1/7वें भाग की स्पीड में यदि चलती है, तो ये जो है घटना यहाँ पर, ये क्रॉलिंग कहलाएगी दोस्तों, क्रॉलिंग कहलाएगी। तो इसे आप इस तरीके से सिंपल शब्दों में यदि वाई में पूछा जाए आपको तो बता सकते हैं दोस्तों। चाहे आप आईटीआई की स्टूडेंट हो, चाहे पॉलिटेक्निक, चाहे बी के हो, कोई भी स्टूडेंट जब आप 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ते हैं तो ये जो बेस्ट कहना चाहिए कंटेंट जो है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के रूप में यह उभर के आता है। क्रॉलिंग के बारे में बहुत बार पूछा गया दोस्तों कि क्रॉलिंग जो है कौन से हार्मोनिक्स के कारण होता है, तो ये 7th हार्मोनिक्स के कारण होता है दोस्तों। तो इसमें क्रॉलिंग का जो इफेक्ट होता है इसे दूर करने के लिए एक तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग करते हैं, और दूसरा हम स्लॉट को क्या करेंगे, तिरछा करेंगे दोस्तों। अब देखेंगे डबल केज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तो डबल केज जो है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, इसमें भी जो है क्रॉलिंग की इफेक्ट होता है, कॉगिंग इफेक्ट भी होता है, कॉगिंग इफेक्ट आगे पढ़ेंगे हम। तो ये जो क्रॉलिंग इफेक्ट है दोस्तों, ये 1/7 मतलब कि 7th हार्मोनिक्स के कारण होता है। ठीक है, तो इसका यूज इसी क्रॉलिंग को दूर करने के लिए हम
शॉर्ट पिच वाइंडिंग का यूज करते हैं और स्क्यूड रोटर का यूज करते हैं। मतलब जो रोटर वाइंडिंग जो होगी दोस्तों वो स्क्यूड होगी, तिरछी होगी। तो स्क्यूड रोटर वाइंडिंग का हम यहाँ पर यूज करेंगे। जो स्लॉट बना होगा वो स्क्यूड होगा, मतलब स्क्यूड का मीनिंग होता है तिरछा। हम स्लॉट को तिरछा बनाएंगे, रोटर का जो स्लॉट होगा वो तिरछा बनेगा, तो ही हम क्रॉलिंग को दूर कर सकते हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो ये जो है क्रॉलिंग, कई बार क्रॉलिंग के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो ये क्रॉलिंग इफेक्ट हो गया जो थ्री फेस इंडक्शन मोटर में इस इफेक्ट को देखने में मिलता है हमें। आगे देखेंगे हम, आगे देखेंगे कि डबल केज स्क्वायरल, जो डबल केज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है ये कैसी मोटर होती है दोस्तों। तो डबल केज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर ये कैसी मोटर है इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। डबल केज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, तो डबल केज जो है दोस्तों और स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, तो डबल केज की जरूरत क्यों पड़ती है हमें। ऐसा क्या अरेंजमेंट होता है कि डबल जो है केज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन दोस्तों। तो बेसिक कंस्ट्रक्शन में हम ये देखेंगे कि जो थ्री फेस स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, ये डबल केज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, ये थ्री फेस स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है दोस्तों। अब थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का हम जब यूज करते हैं यहाँ पर, तो ये जो इसका रोटर पार्ट होगा वो किस टाइप से होगा दोस्तों। तो रोटर पार्ट में हम देखेंगे तो यहाँ पर इनर केज होगा एक। डबल केज में कौन कौन से होंगे दोस्तों, एक इनर केज होगा और एक आउटर केज होगा। एक होगा इनर केज और दूसरा होगा आउटर केज, इसीलिए इसका नाम डबल केज रखा गया दोस्तों। इनर केज और आउटर केज। तो इनर केज कहां पर यूज करते हैं और आउटर केज कहां पर यूज होता है दोस्तों, ये देखेंगे हम। तो इनर केज ये अंदर की ओर जो होगा, ये देखिए दोस्तों, ये डायग्राम दिख रहा है आपको, ये शाफ्ट है, ये रोटर पार्ट है दोस्तों। और रोटर पार्ट में अंदर जो देखेंगे हम, तो ये स्लॉट बना हुआ है, इस स्लॉट में, इस खांचे में ये जो अंदर है ये इनर केज कहलाएगा। तो ये इनर केज मतलब अंदर की ओर। तो इसमें क्या है, रनिंग में इससे करंट फ्लो होगी, ऑब्वियसली है क्योंकि ये स्लॉट है और इस स्लॉट में वाइंडिंग की जाएगी। तो ये जो वाइंडिंग होगी दोस्तों, इसका मान, इसका जो रजिस्टेंस मान होगा इनर केज वाइंडिंग का, ये इसका रजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा दोस्तों। और यहाँ पर जो एक्सेल रिएक्टेंस का मान जो है ये हाई होगा। मतलब रिएक्टेंस का मान जो है ये हाई होगा, एक्स इज कॉल्ड रिएक्टेंस। ये रिएक्टेंस है दोस्तों। तो ये वाइंडिंग का रिएक्टेंस है, जो वाइंडिंग हमने इनर केज में यूज किए हैं ये उसका रिएक्टेंस है दोस्तों, एक्स। अब यहाँ पर यदि हम टोटल रेजिस्टेंस मतलब कि टोटल इम्पीडेंस निकालें, तो टोटल इम्पीडेंस हम कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों। तो टोटल इम्पीडेंस निकालने का एक फार्मूला है, और ये फार्मूला एसी सर्किट में हमने पढ़ा है दोस्तों। तो ये फार्मूला है जेड आई इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, जेड आई इक्वल, तो इसमें आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर है दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि ये जेड आई इज इक्वल टू आर का स्क्वायर और एक्सएल का स्क्वायर इज कॉल्ड इम्पीडेंस। तो ये इम्पीडेंस का फार्मूला है दोस्तों। और इसमें इनर केज का टोटल जो इम्पीडेंस होगा जेड, मतलब कि टोटल जो रजिस्टिविटी होगी, इम्पीडेंस की यूनिट भी ओम होती है दोस्तों। तो ये जेड का जो फार्मूला है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, इससे हम क्या कर सकते हैं, इनर केज की वाइंडिंग का टोटल इम्पीडेंस निकाल सकते हैं या टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, उसकी रेजिस्टिविटी जो प्रॉपर्टी है वो निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये जो इनर केज है इसका रेजिस्टेंस कम होता है और इसका रिएक्टेंस हाई होता है दोस्तों। यही चीज हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट करके बताया है आपको। सेकंड है आउटर केज। तो इनर केज, इनर केज का मतलब यही होता है जो शाफ्ट के बिल्कुल करीब हो, शाफ्ट के बिल्कुल करीब हो वाइंडिंग। तो ये शाफ्ट के बिल्कुल करीब है। ये रोटर पार्ट है दोस्तों, स्टेटर पार्ट इसके ऊपर होगा। स्टेटर पार्ट क्या होगा, इसके ऊपर होगा। और ये जो है ये रोटर पार्ट है, तो ये पूरा रोटर पार्ट है दोस्तों। और ये रोटर के केज है और उसी इनर केज में यहाँ पर वाइंडिंग लपेटी गई है। क्लियर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखने मिलेगा आउटर केज। आउटर केज क्या होता है,
यदि डबल केज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में आउटर केज की बात करें तो आउटर केज में भी वाइंडिंग लपेटी होती है। आउटर केज में भी क्या लपेटी होगी दोस्तों? वाइंडिंग। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा इसमें। तो ये जो आउटर केज होता है, तो आउटर केज में क्या होता है दोस्तों? आर, इसमें रेजिस्टेंस को क्या रखा जाता है? हाई रखा जाता है। तो आप जो रेजिस्टेंस यहाँ पर यूज करेंगे तो ये रेजिस्टेंस का जो मान हो जाएगा ये हाई होगा दोस्तों। ठीक है। तो वाइंडिंग के साथ साथ जो इसकी रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी होगी वो हाई होगी। दूसरी बात, इसका जो रिएक्टेंस होगा, आउटर केज की वाइंडिंग का जो रिएक्टेंस होगा ये लो होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में करंट क्या होती है? इसमें फ्लो होती है। तो फ्लो होती है तो इसमें जो थ्री फेस इंडक्शन मोटर में इसका आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है? स्टार्टिंग में करंट फ्लो होती है और वो जो अंदर की जो वाइंडिंग है, मतलब कि आउटर केज की वाइंडिंग जो है और इनर केज की वाइंडिंग, इन दोनों ये दूसरे एक दूसरे से अपोजिट में होते हैं। यदि यहाँ पर एक्सएल का मान आउटर केज में लो मिलेगा तो आपको इनर केज में हाई मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पर एक्सएल मतलब रिएक्टेंस, वाइंडिंग के जो रिएक्टेंस का मान होगा इनर केज में हाई मिलेगा। तो उसी के अपोजिट आपको आउटर केज में रिएक्टेंस का जो मान है, वाइंडिंग का जो रिएक्टेंस होगा वो आपको लो मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो एक्सएल का मान है ये लो मिलेगा दोस्तों। कहने का मतलब ये है Z इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो रनिंग कंडीशन में क्या हो जाएगा? इम्पिडेंस इसका हाई हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो आउटर वाइंडिंग है, आउटर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हाई होगा एंड रिएक्टेंस लो होगा दोस्तों। तब ही ये आउटर केज जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। और जब इसका इम्पिडेंस आप निकालेंगे तो रनिंग कंडीशन में इम्पिडेंस इसका हमेशा हाई होगा, मतलब इसका मान जो है Z ये हाई होगा। और यहाँ पर रनिंग कंडीशन में इसका जो करंट का जो मान होगा ये लो होगा दोस्तों। तो यहाँ पर इनर केज का जो इम्पिडेंस होगा ये लो होगा, कम होगा, और आउटर केज के इम्पिडेंस का मान क्या होगा? हाई होगा दोस्तों। तो ये दोनों चीजों को आपको यहाँ पर समझना है। हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि थ्री फेस डबल केज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में इनर केज वाइंडिंग का इम्पिडेंस लो होता है, आउटर केज वाइंडिंग का इम्पिडेंस हाई होता है, ये पूछ लेता है दोस्तों। इनर केज एंड आउटर केज दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं दोस्तों? पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। तो ये जो वाइंडिंग होगी इनर केज वाइंडिंग और आउटर केज जो वाइंडिंग होगी दोस्तों, ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट होगी, तो आपस में समांतर में कनेक्ट होगी ये दोनों वाइंडिंग। याद रखिएगा, समांतर में कनेक्ट होगी। आप इस वाइंडिंग को समांतर में कनेक्ट करेंगे। ठीक है। इनर केज और आउटर केज दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। तो इनर केज और आउटर केज को यदि हम इसको दूसरे डायग्राम से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। चलिए इसको दूसरे डायग्राम में देखते हैं। इसे हम तो इसे इस तरीके से आप दूसरे डायग्राम में समझ सकते हैं। चलिए ये देखेंगे इसमें। तो यहाँ पर थ्री फेस इंडक्शन मोटर में जो इनर केज और आउटर केज को देखें तो इनर केज यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। तो ये अंदर वाली जो रिंग है दोस्तों, अंदर वाली जो रिंग है ये कहलाएगी इनर केज। ठीक है। और ये जो आउटर वाली जो रिंग है, इंड रिंग जिसके कहते हैं, तो ये आउटर वाली जो इंड रिंग होगी दोस्तों ये आउटर केज कहलाएगी। तो आउटर केज का जो इम्पिडेंस होगा वो हमेशा आपको हाई मिलेगा और इनर केज का इम्पिडेंस आपको हमेशा लो मिलेगा दोस्तों। तो ये दोनों चीजों को हम समझ सकते हैं, यहाँ पर इसी की बात की गई है। और ये जो है इनर केज का जो रेजिस्टेंस है ये दोस्तों ये लो है, इसीलिए इम्पिडेंस भी लो है। आउटर केज का रेजिस्टेंस हाई है दोस्तों, इसीलिए इम्पिडेंस भी इसका हाई है। तो इसे दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? आगे देखते हैं दोस्तों। डबल केज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में इनर केज और जो आउटर केज होते हैं ये इसमें एक स्टार्टिंग कंडीशन में टॉर्क कैसे डेवलप होता है, तो इसको मैथमेटिकल रूप से देखेंगे हम। तो मैथमेटिकल जब रूप से देखें दोस्तों तो यहाँ पर ये आपको देखने मिलेगा कि जो थ्री फेस इंडक्शन मोटर है इसमें स्टार्टिंग कंडीशन में आउटर केज का जो है, इनर केज जो है ये कैसे स्टार्टिंग कंडीशन में
फ्रीक्वेंसी और इम्पिडेंस को जनरेट करता है। तो एट स्टार्टिंग कंडीशन, तो स्टार्टिंग कंडीशन में जो रोटर केज वाली 3 फेज इंडक्शन मोटर होगी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो डबल केज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर जब स्टार्टिंग कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी होगी सप्लाई फ्रीक्वेंसी F2, ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी F2 जो है ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। मतलब कि F2 इज इक्वल टू F, जितनी सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही रोटर फ्रीक्वेंसी होगी दोस्तों। तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ये जो F2 है ये रोटर फ्रीक्वेंसी है और F सप्लाई फ्रीक्वेंसी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने मिलेगा, XL इज इक्वल टू 2πfl होता है। XL इज इक्वल टू क्या होता है, 2πfl, और ये इसमें XL का मान क्या हो जाएगा, हाई होगा दोस्तों स्टार्टिंग कंडीशन में। तो स्टार्टिंग कंडीशन में रोटर के रिएक्टेंस का मान आपको हाई मिलेगा। ठीक है, रोटर की रिएक्टेंस का मान स्टार्टिंग में आपको हाई मिलेगा, क्योंकि ये स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है दोस्तों और इसमें डबल स्क्वायरल केज लगा हुआ है। हेंस इट इज जो जेड आई है जब ये हाई होगा तो इम्पिडेंस जेड जब हाई होगा तो जेड आई इज ग्रेटर देन जेड जीरो हो जाएगा। अर्थात ये कह सकते हैं इसमें हम कि जेड आई ज्यादा होगा और जेड जीरो कम होगा। ये कैसे, यहाँ पर इस फार्मूले से समझना पड़ेगा। तो आई इक्वल क्या होता है दोस्तों, वी अपान आर होता है। तो एज कंपेयर टू आई इक्वल वी अपान आर से देखेंगे हम, तो ये E2 रोटर में उत्पन्न वोल्टेज है और Z0 जो है वो रोटर का रेजिस्टेंस है दोस्तों, इम्पिडेंस है दोनों। तो इम्पिडेंस मतलब कि वो रेजिस्टिविटी पैदा कर रहा है, क्योंकि एसी सर्किट है इसलिए इसको इम्पिडेंस से शो किया गया है। क्लियर है दोस्तों। I2 विल फॉलोइंग थ्रू आउटर केज, और देखिए यहाँ पर ये जो I2 है ये आउटर केज में फ्लो होती है, इनर केज में नहीं होती दोस्तों। I2 जो करंट है वो रोटर के आउटर केज में, जो बाहर की ओर वाइंडिंग है वही आउटर केज में फ्लो होती है। तो आउटर केज में जब फ्लो होगी तो इसमें इसका जो रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा दोस्तों। इसके रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, हाई होगा। जब रेजिस्टेंस का मान हाई होगा दोस्तों तो इसका स्टार्टिंग टार्क भी हाई होगा एज कंपेयर टू रोटर रेजिस्टेंस। तो रोटर रेजिस्टेंस का मान यदि हाई है तो आपको ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा कि स्टार्टिंग टार्क जो है वो भी हाई हो जाएगा। मैं फिर से सभी स्टूडेंट्स कहना चाहूंगा, यदि जैसे कोई स्टूडेंट जिसकी क्लास स्टार्ट हो जाती है 11 बजे, तो वो बिना बताए क्लास से लीव कर सकता है दोस्तों, ताकि क्लास में डिस्टरबेंस ना हो। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसका स्टार्टिंग टार्क भी हाई हो जाता है दोस्तों। तो ये डबल केज इंडक्शन मोटर की बात कर रहे हैं हम। डबल केज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग जो टार्क है ये स्टार्टिंग टार्क हाई मिलेगा आपको, स्टार्टिंग टार्क हाई होगा दोस्तों। अब स्टार्टिंग टार्क हाई इसलिए होता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो है वो हाई होता है, इसलिए टॉर्क भी इसका हाई होता है। तो ये हो गई स्टार्टिंग टार्क की कंडीशन। अब देखें यदि रनिंग कंडीशन में, तो 8 रनिंग कंडीशन में स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का क्या होगा। तो रनिंग कंडीशन में यदि हम देखें दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा, रनिंग कंडीशन में जो रोटर फ्रीक्वेंसी है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर तो होगा, लेकिन यहाँ पर रोटर फ्रीक्वेंसी का मान लो होगा दोस्तों, रोटर फ्रीक्वेंसी का मान लो होगा। वो कैसे, आइए देखेंगे हम। तो यहाँ पर आपको ये देखने मिलेगा कि रोटर की जो फ्रीक्वेंसी है ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी और स्लिप के गुणा में है, इसीलिए इसका जो मान हो जाएगा रोटर फ्रीक्वेंसी का मान ये लो हो जाएगा दोस्तों, और सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान मतलब कि NS का जो मान है ये हाई मिलेगा आपको, और रनिंग कंडीशन में NR का मान आपको लो मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर हम लिखते हैं NS इज ग्रेटर देन NR। तो इसका मतलब यही है दोस्तों कि सिंक्रोनस जो स्पीड है इज ग्रेटर देन रोटर स्पीड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके कारण XL का मान मतलब कि रोटर वाइंडिंग का जो रिएक्टेंस है उसका मान 2πfl, XL का फार्मूला होता है 2πfl, और इसमें XL की जो वैल्यू हो जाएगी वो लो हो जाएगी। तो Z का मान यदि निकाले, Z I का मान, तो ये किसके बराबर है, ये रेजिस्टेंस के बराबर है।
ठीक है, तो जेड आई जब निकालेंगे इम्पीडेंस जेड, इसका फार्मूला होता है आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, और ये पूरा वर्गमूल में होता है दोस्तों जेड आई इक्वल, ये फार्मूला इसका। तो यहाँ पर आर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, रेजिस्टेंस का मान लो हो जाएगा और रिएक्टेंस का मान भी लो हो जाएगा दोस्तों। तो रनिंग कंडीशन में रिएक्टेंस का मान और रेजिस्टेंस का मान दोनों लो होते हैं, इसीलिए यहाँ पर कंडीशन क्रिएट होती है जेड आई इज लेस देन जेड जीरो। अर्थात इसको दूसरे तरीके से इस टाइप से भी लिख सकते हैं, जेड जीरो इज ग्रेटर देन जेड आई। तो इसमें दोनों रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस लो होने के कारण ही यहाँ पर जो है जेड जीरो का मान वो अधिकतम होगा, जेड जीरो मैक्सिमम होगा और जेड आई का मान मिनिमम होगा दोस्तों। तो इस तरीके से हम रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है I2 जो करंट होगी, ये I2 करंट इस सिचुएशन में इनर केज में फ्लो होगी। इस 8 रनिंग कंडीशन में I2 जो करंट है, रोटर की जो करंट है दोस्तों, वो इनर केज में, अंदर वाली जो केज है उसमें फ्लो होगी दोस्तों। और उसमें फ्लो होगी तो I2 विल फ्लो थ्रू इनर केज, और RI का मान क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इसके कारण RI का मान क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा दोस्तों। तो इसे हम इस तरीके समझ सकते हैं। तो यहाँ पर R जो RI है, ये इसका मान लो हो जाएगा दोस्तों, इसका मान क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और जब लो हो जाएगा दोस्तों तो आपको क्या देखने मिलेगा, यहाँ पर I2 स्क्वायर आर, ये जो I स्क्वायर आर है ये लो हो जाएगा और एफिशिएंसी इसकी हाई हो जाएगी। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि जब Z0 का मान अधिकतम और ZI का मान न्यूनतम होता है, तब की कंडीशन में ये जो RI है ये क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। क्योंकि उस समय I2 जो करंट है, रोटर की जो करंट है, ये इनर केज से फ्लो होगी, इनर केज से फ्लो होगी, इसलिए रेजिस्टेंस का मान जो है ये लो हो जाएगा। और यहाँ पर आई स्क्वायर आर जो लॉस है ये कम हो जाएगा दोस्तों, लो हो जाएगा, आई स्क्वायर आर लॉस ये कम हो जाएगा। और उसके कारण जब लॉस कम हो जाएगा तो क्या होगी, इसकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। तो इफिशियंसी बढ़ने का कारण ये इफिशियंसी कब बढ़ती है दोस्तों, जब लॉसेस कम होते हैं। और लॉसेस जब इनर केज में करंट फ्लो होगी तो रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। जब रजिस्टिविटी कम हो जाएगी तो आई स्क्वायर आर भी कम, जो लॉस है कम हो जाएगी, तो इफिशियंसी उसकी इंक्रीज हो जाएगी दोस्तों। इसीलिए हम स्टार्टिंग कंडीशन में देखते हैं तो स्टार्टिंग टार्क तो हाई होता है, लेकिन जब रनिंग कंडीशन आती है तो इस रनिंग कंडीशन में मोटर जो है वो कंटिन्यूसली रोटेट करती है। और ये 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, तो इसका स्टार्टिंग टार्क वेरी हाई होता है और रनिंग टॉर्क जो होता है दोस्तों वो लो होता है, और ये एक स्मूथली रन करती है। इसीलिए ये स्टार्टिंग कंडीशन और रनिंग कंडीशन में ये मोटर प्रॉपर वर्क करती है दोस्तों। तो ये डबल केज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर थी, जिसमें हमने इनर केज कहाँ पर वाइंडिंग की जाती है, इनर केज वाइंडिंग कहाँ होती है और आउटर केज वाइंडिंग कहाँ होती है दोस्तों, हमने ये देखा। और ये दोनों वाइंडिंग जो इनर केज और आउटर केज वाइंडिंग है, ये हमेशा दोस्तों पैरेलल में कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के। इसके एडवांटेजेस यदि देखें हम, तो इनर केज आउटर केज जो वाइंडिंग है इसके एडवांटेज देखें तो इसके एडवांटेज इस टाइप से दोस्तों, ये हाई स्टार्टिंग टार्क प्रोड्यूस करती है। कोई भी मोटर हो, यदि वो डबल केज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है तो हाई स्टार्टिंग टार्क प्रोड्यूस करेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार लगा लीजिए इसमें, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाई होगी। तो डबल केज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमेशा आपको हाई मिलेगी, मतलब अधिक मिलेगी। थर्ड जो एडवांटेजेस है वो है कि इसकी स्पीड जो रेगुलेशन होगा वो बेस्ट होता है, इसका जो स्पीड रेगुलेशन है वो बेस्ट होता है, मतलब कि बहुत अच्छा स्पीड रेगुलेशन होता है, कंट्रोलिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं इससे दोस्तों। थर्ड पॉइंट हुआ बेस्ट स्पीड रेगुलेशन। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है, यूज देखेंगे हम। तो इसका जो यूज करते हैं दोस्तों, ये मोस्टली इसका यूज किया जाता है फ्रीक्वेंट स्टार्टिंग विथ फ्रीक्वेंट स्टार्टिंग विथ हाई स्टार्टिंग टॉर्क और हेवी लोड। तो
इसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं डबल केज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का। ये 3 फेज डबल केज इंडक्शन मोटर जो है ये हेवी लोड के लिए हमेशा यूज किया जाता है। जहां पर अधिकतम लोड को उठाना है, हाई लोड को उठाना है, जो बल्क लोड है, भारी जो लोड है, जैसे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर हो गए दोस्तों, हाईएस्ट के रूप में 3 फेज डबल केज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का यूज किया जाता है दोस्तों। तो फ्रिक्वेंट स्टार्टिंग जो विथ हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जहां पर आवश्यकता होती है, वहां पर सबसे ज्यादा डबल केज स्क्विरल केज 3 फेज इंडक्शन मोटर का यूज किया जाता है। मतलब हेवी लोड को उठाने में इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है दोस्तों। सेकेंड पॉइंट है इसका, स्टॉप एंड स्टार्ट अंडर हेवी लोड इन डबल केज इंडक्शन मोटर। तो कभी कभी क्या होता है कि बड़े बड़े जो भार है लोड को उठाने के लिए हम जो 3 फेज इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं, तो यहाँ पर स्टॉप और रन करने के लिए भी जो है कभी कभी करना पड़ता है कि मोटर जहां तक पहुंचाना है वहां के बाद स्टॉप कर दिया जाता है मोटर, ताकि वो लोड आगे पीछे ना बढ़े। तो ऐसी सिचुएशन होती है स्टॉप एंड स्टार्ट अंडर हेवी लोड इन डबल केज इंडक्शन मोटर यूज। तो जहां पर भारी लोड को उठाना है, लिफ्ट करना है, और स्टार्ट और स्टॉप भी करना है, मतलब उसको स्टार्ट करके तुरंत